जरा सोचिए, अगर कोई इंसान बिना कुछ सही गलत सोचे समझे सिर्फ पैसे कमाने पर आ जाता है तो वो इंसान क्राइम की दुनिया में क्या क्या कर सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है 80 के दशक में एक मामूली किडनैपर कैसे इतना ताकतवर और अमीर हो गया कि उसे किंग ऑफ कोकीन कहा जाने लगा। मैं बात कर रहा हूं पाब्लो एस्कोबार की, कोलंबिया के उस ड्रग माफिया की जिसने इतना काला धन कमाया कि उसे रखने के लिए 800 से ज्यादा घर बनवाने पड़े। उसकी दौलत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार ठंड से बचाने के लिए उसने $2 मिलियन आग में जला दिए थे। एस्कोबार का आतंक सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं था, उसने अपने जीवन में 4000 से अधिक लोगों की जान ली थी, जिनमें 200 जज, 1000 पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी शामिल थे। अब सवाल ये उठता है, कोलंबिया की सरकार ने उसे रोकने के लिए क्या किया और कौन थे वो शख्स जिसने इतने ताकतवर आदमी को मौत के घाट उतारा। ये सब जानने के लिए देखिए आज की वीडियो। दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में मेडेलिन नामक एक शहर था। यहीं पर 1 दिसंबर 1949 को रियो नार्गो एनटीक्यू विभाग में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम पाब्लो एमिलियो एस्कोबार जावेरिया रखा गया। 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर का यह बच्चा मेडेलिन के गरीब इलाके में पला बढ़ा। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो मुश्किल से अपना गुजारा चला पाते थे। माँ ने भी एक शिक्षक के रूप में काम किया, लेकिन घर का खर्च चलाना मुश्किल ही रहा। पाब्लो हमेशा से बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो एक क्रिमिनल लॉयर, राजनेता और फिर राष्ट्रपति बनने के सपने देखता था। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पैसे की कमी ने उसके सपनों को तोड़ दिया। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, ढेर सारा पैसा कमाना, चाहे वो अच्छे काम से आए या बुरे। अपने आपराधिक सफर की शुरुआत उसने टॉम स्टैंस के पत्थरों यानी कब्र के पत्थरों को चुराकर की। कब्रिस्तानों से शिलालेख चुराकर बेचना पाब्लो के लिए मुनाफे का एक छोटा सा जरिया बन गया था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। उसे और अधिक धन चाहिए था। उसने लग्जरी कारें चुराना शुरू कर दिया। 1974 में पहली बार एक कार चोरी के मामले में उसे जेल जाना पड़ा। जेल की सलाखों के पीछे पाब्लो ने अपराध की दुनिया में बड़ा खेल खेलने का फैसला किया। उसने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक बार में ही हजारों डॉलर मिल जाए, और इसी सोच के साथ उसने अपहरण का रास्ता चुना। 70 के दशक के शुरुआत में पाब्लो के हाथ एक बड़ा शिकार लगा। कोलंबिया के एक मशहूर बिजनेसमैन डिएगो एचेवारिया। पाब्लो ने डिएगो को किडनैप करने की साहसिक योजना बनाई। उसने डिएगो की सुरक्षा को चकमा देकर उसे अगवा कर लिया। फिर उसने डिएगो के परिवार से $50,000 की फिरौती मांगी और पैसे भी हासिल कर लिए। इस सफल अपहरण के बाद कोलंबिया की अपराध दुनिया में पाब्लो का नाम चमक गया। अब उसे एक कुख्यात अपराधी के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन पाब्लो की महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं था। जल्द ही उसे एक ऐसे पदार्थ के बारे में पता चला जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, कोकीन। पाब्लो को जल्द ही एहसास हो गया कि अपहरण का धंधा जितना मुनाफे वाला लगता था उतना था नहीं। एक छोटे से कोकीन के पैकेट की कीमत कई अपहरणों से कमाए गए पैसे के बराबर थी। यह देखकर पाब्लो ने ड्रग माफिया के साथ जुड़ने का फैसला किया। धीरे धीरे वह बड़े डीलरों के साथ काम करने लगा। एक दिन 14 किलो कोकीन की डिलीवरी के दौरान पाब्लो की मुलाकात मेडेलिन के सबसे ताकतवर ड्रग लॉर्ड फैबियो रेस्ट्रेपो से हुई। फैबियो ने पाब्लो का अपमान किया। गुस्से में आकर पाब्लो ने फैबियो पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद 10 से 12 लोगों के सामने ही पाब्लो ने फैबियो को गोली मार दी। यह पाब्लो का पहला खून था। फैबियो की हत्या ने पाब्लो को ड्रग की दुनिया में एक नया पहचान दिला दी। वह तेजी से अमीर हो रहा था और उसका दबदबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मार्च 1976 में महज 15 साल की लड़की से शादी कर ली और उसी साल उसने मेडेलिन कार्टेल की नींव रखी। पाब्लो एस्कोबार ने अमेरिकी सीमा को अपनी दवा की दुकान बना दिया था। उसने कोकीन का ऐसा जाल बिछाया कि पूरे अमेरिका को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हर महीने 70 से 80 टन कोकीन। ये आंकड़ा तो सिर्फ एक बड़ी कंपनी की सालाना बिक्री के बराबर होगा। 88 के दशक में उसकी अमीरी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसके पास 20 हेलीकॉप्टर, 2 पनडुब्बियां और 32 ट्रक थे। हाँ, आपने सही सुना, उसने अपनी निजी पनडुब्बी बना ली थी, जैसे कोई खिलौना। ये सारे साधन उसने ड्रग्स को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए इस्तेमाल किए। उसके 142 हवाई जहाज थे और हर उड़ान के लिए वह पायलट को लाखों डॉलर का इनाम देता था। पाब्लो एस्कोबार एक बेहद चालाक और कुख्यात ड्रग लॉर्ड था। उसने ड्रग्स की तस्करी के लिए कई अजीबोगरीब तरीके अपनाए। वह सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड ही नहीं था, बल्कि एक कुशल पायलट भी था। उसने एक लेयर जेट खरीदा था और खुद इसे उड़ाता था। इस जेट में वह ढेर सारा कैश और कोकीन लेकर अमेरिका जाता था। उसने एक बार कोकीन को मछलियों के पेट में छिपाकर तस्करी करने की कोशिश की थी, लेकिन यह तरीका ज्यादा दिन तक काम नहीं आया क्योंकि कई बार माल पकड़ा गया। जब मछली वाला तरीका फेल हो गया तो उसने एक और चालाकी भरा तरीका अपनाया। वह जीन्स को कोकीन के घोल में डुबो देता था और फिर उन्हें सुखाकर पैक कर देता था।
इस तरह कोकीन जीन्स के रेशों में समा जाती थी और इसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता था। दूसरे देश में उसके आदमी इन जीन्स को केमिकल में डुबोकर कोकीन निकाल लेते थे। ये तरीका काफी समय तक चलता रहा, लेकिन जब पुलिस को इस बात का पता चला तो पाब्लो ने एक और चालाकी दिखाई। पाब्लो ने जीन्स एक्सपोर्ट करना बंद नहीं किया, बस तरीका बदल दिया। अब वो कोकीन को जीन्स में नहीं बल्कि उन गत्तों में छिपाता था जिनमें ये जीन्स पैक होती थी। कोकीन के लिक्विड सॉल्यूशन में डुबोकर सुखा देता था, फिर उनमें जीन्स पैक करके भेज देता था। पुलिस जीन्स को चेक करती थी क्योंकि उन्हें यही लगता था कि कोकीन जीन्स में होगा, लेकिन कोकीन तो गत्तों में छिपा होता था। पुलिस गत्तों को फेंक देती थी और पाब्लो के आदमी उन गत्तों को उठाकर कोकीन निकाल लेते थे। पाब्लो के पास ऐसे कई चालाक तरीके थे। इस तरह वो हर रोज 15 टन कोकेन अमेरिका भेजने लगा था। पाब्लो एस्कोबार एक ऐसा नाम था जिससे लोग कांपते थे। अगर कोई उसके रास्ते में आता तो पाब्लो उसे दो ही विकल्प देता था, या तो वो इतनी रिश्वत ले ले कि उसकी 7 पीढ़ियां आराम से रह सकें, या फिर वो पूरे परिवार को खत्म कर दे। इसी धमकी और रिश्वत की नीति से पाब्लो ने कोलंबिया में अपना एक बड़ा अपराध साम्राज्य खड़ा कर लिया था। पाब्लो के पास इतना पैसा था कि उसे रखने के लिए जगह कम पड़ गई। उसने 800 से ज्यादा घर बनवा लिए थे सिर्फ पैसा रखने के लिए। जब ये घर भी कम पड़े तो उसने जमीन खोदकर अपना पैसा दबाना शुरू कर दिया। एक बार तो उसकी बेटी को बहुत ठंड लग रही थी। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए करीब 16 करोड़ रुपए की नकदी आग में जला दी। पाब्लो ने एक शानदार घर बनवाया था जिसका नाम था हासिएंदा नपोलिस। इस घर में एक पूरा जू था जिसमें हिप्पो, जिराफ और कई दुर्लभ जानवर थे। इस घर में एक एयरपोर्ट भी था और कई कृत्रिम झीलें थीं। पाब्लो के पास हर वो चीज थी जो वो चाहता था। पाब्लो एस्कोबार एक चतुर व्यक्ति था। उसे पता था कि अगर उसे सुरक्षित रहना है तो सरकार को अपने कंट्रोल में रखना होगा। उसने कोलंबिया सरकार को एक जबरदस्त ऑफर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें 80,000 करोड़ रुपए दूंगा जिससे देश का सारा कर्ज खत्म हो जाएगा, बस तुम मेरा धंधा चलने दो। लेकिन कोलंबिया की सरकार ने यह ऑफर ठुकरा दिया। इसके बाद पाब्लो ने खुद ही सत्ता में आने का फैसला किया। उसने अपने पैसे की ताकत से लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। वो लोगों के नजर में एक नायक बनना चाहता था। उसने कई चर्च, पार्क, स्टेडियम, अस्पताल और स्कूल बनवाए। गरीबों को मुफ्त में पैसे भी दिए। वो चाहता था कि लोग उसे रॉबिन हुड समझें, जो गरीबों का मसीहा है। अपने इन अच्छे कामों के दम पर पाब्लो एस्कोबार को 1981 में कोलंबिया की कांग्रेस का सदस्य चुन लिया गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन यह शक्ति उसके पास ज्यादा देर तक नहीं टिकी। महज 2 साल बाद ही उसे अपना पद छोड़ना पड़ा। विपक्षी दलों ने उसकी आपराधिक गतिविधियों को उजागर करना शुरू कर दिया। इसके बाद पाब्लो ने अपने काम को और तेजी से किया। 1989 में फोर्ब्स पत्रिका ने उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी घोषित किया। उसके पास 25 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति थी। उसने राजनीति में कदम रखकर दोस्ती करना चाहा था, लेकिन हुआ इसके उल्टा। राजनेता उसके दुश्मन बन गए। पाब्लो एस्कोबार इतना क्रूर था कि उसने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए कुछ भी कर दिया। लुइस कार्लोस गैलन, जो कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, पाब्लो के दुश्मन बन गए थे। इसलिए पाब्लो ने 1989 में उनकी हत्या कर दी। पाब्लो की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। उसने एक विमान को भी उड़ा दिया जिसमें 107 लोग सवार थे। वह राष्ट्रपति पद के एक अन्य उम्मीदवार सीजर गवीरिया को मारना चाहता था, लेकिन गवीरिया उस विमान में नहीं थे। पाब्लो ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए एक निजी सेना बना रखी थी जिस पर उसने करोड़ों रुपए खर्च किए। पाब्लो ने अपने जीवन में हजारों लोगों को मारा, जिनमें जज, पुलिस वाले और सरकारी अधिकारी शामिल थे। कोलंबिया में हत्याएं इतनी आम हो गई थीं कि देश को दुनिया की हत्या की राजधानी कहा जाने लगा। अंत में अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ गया और कोलंबिया सरकार ने पाब्लो के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पाब्लो को आत्मसमर्पण करने के लिए कोलंबियाई सरकार ने चेतावनी दी। इसके जवाब में पाब्लो ने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि कोलंबिया अमेरिका के साथ अतिरिक्त डिशन संधि को समाप्त कर। इस संधि के तहत एक देश अपने अपराधियों को अमेरिका की जेल में भेज सकता था। पाब्लो का मानना था कि अमेरिकी जेल में सड़ने से अच्छा है कि कोलंबिया की मिट्टी में मरे। दूसरी शर्त यह थी कि पाब्लो एस्कोबार अपनी खुद की बनाई हुई जेल में रहेगा और इस जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती। कोलंबियाई सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव के साथ साथ पाब्लो का दबाव भी था, इसलिए उन्होंने पाब्लो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जरा सोचिए, वह किस तरह का व्यक्ति था जिसने देश के कानून को बदल दिया और कहा कि मैं खुद अपनी बनाई हुई जेल में रहूंगा, तभी आत्मसमर्पण करूंगा। पाब्लो एस्कोबार की जेल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। इस जेल में स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, क्लब, एसी रूम, झरने और यहां तक कि एक निजी हवाई पट्टी भी थी। यह जेल, जिसे ला कैथेड्रल या कैथेड्रल के नाम से जाना जाता था, किसी महल से कम नहीं थी। जेल के आलीशान कमरों में बैठकर पाब्लो अपना साम्राज्य चला रहा था। जैसे एक कुशल कठपुतलीबाज
वह जेल की चारदीवारी से बाहर बैठे अपने गुर्गों को धागों से खींच रहा था, लेकिन कोलंबियाई सरकार को यह बात रास नहीं आ रही थी। उन्होंने पाब्लो को इस स्वर्ग से निकालने का फैसला किया। जब पुलिस वाले पाब्लो को लेने आए तो वह पहले से ही तैयार था। एक सुनियोजित योजना के तहत वह अपने साथियों के साथ जेल से फरार हो गया। अगले 2 साल तक वह मानो धुएं की तरह गायब हो गया। पुलिस उसके पीछे पीछे दौड़ती रही, लेकिन पाब्लो को ढूंढ नहीं पाए। अंततः अमेरिकी और कोलंबियाई सरकार ने मिलकर एक विशेष टीम बनाई जिसे सर्च ब्लॉक कहा जाता था। इस टीम ने पाब्लो को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया। 1 दिसंबर 1993 को पाब्लो के 44वें जन्मदिन पर जब वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा था, तभी सर्च ब्लॉक की टीम ने उसे घेर लिया और एक मुठभेड़ में उसे मार गिराया। पाब्लो एस्कोबार की मौत के बाद उसके भतीजे ने मीडिया को एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसे पाब्लो के घर की एक गुप्त दीवार के पीछे $18 मिलियन मिले थे। यह पैसा नोटों के बंडल में एक मजबूत लोहे के बॉक्स में रखा हुआ था। इस तरह से इसने अपना कितना पैसा और कहां छुपा रखा था। तो ये थी पाब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक बेघर लड़का बैग बेचकर अरबपति बन गया तो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।